तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है सेल, क्लास 9th का। तो अब हम ने क्या पढ़ दिया था, हमने इसमें पढ़ दिया था, हाँ क्या पढ़ा था हमने इसमें पढ़ा था हमने चैप्टर में प्लाज्मा झिल्ली। हमारी प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है ये हमने पढ़ दिया था चैप्टर में। तो प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, सबसे भारी सतह होती है जिसका कार्य क्या है, जो घटकों को बाह्य पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर तथा बाहर आने जाने देती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, वर्णात्मक परागम्य झिल्ली, क्योंकि यह कुछ ही पदार्थों का आदान प्रदान करती है। फिर ये इसमें था कि हम देखते हैं कि इनका आदान प्रदान कैसे होता है, ये हम इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे। कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। हम पिछले अध्यायों में विसरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। हमने देखा है कि पदार्थ की उच्च गति सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। तो यहाँ पे एक हेडिंग बनेगी हमारी, पदार्थों की उच्च गति से उच्च सांद्रता से, एक मिनट, निम्न सांद्रता की ओर होती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, गति अगर विसरण की प्रक्रिया। पदार्थों की गति अगर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है, पदार्थों की गति, न कि जल की, अगर पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, विसरण। और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का झिल्ली के आर पार आना जाना इन्हीं प्रक्रियाओं की वजह से होता है। कौन सी, विसरण की वजह से, ठीक है ना। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती हैं, कुछ ऐसी ही जो प्रक्रिया होती हैं वो कोशिका में भी होती हैं। उदाहरण के लिए, जब कुछ पदार्थ जैसे CO2 जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है और इसका निष्कासन आवश्यक है, कोशिकीय अपशिष्ट मतलब जिसको कोशिका की जरूरत नहीं है, अपशिष्ट पदार्थ है, बेकार पदार्थ है, और जिसका निष्कासन मतलब शरीर से बाहर निकालना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, कोशिका में एकत्र हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। उसकी सांद्रता बढ़ेगी, अगर सांद्रता बढ़ेगी तो वो उससे निम्न सांद्रता की ओर आएगा, मतलब बाहर निकलेगा। कोशिका के बाह्य वातावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है, ठीक है ना। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय सांद्रता उच्च सांद्रता निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका CO2 बाहर निकल दी जाती है। इस प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो O2 बाहर से ऑक्सीजन में विसरण द्वारा अंदर चली आती है। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों का आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कोशिका में O2 का आना और CO2 का बाहर जाना, ये सब कौन सी प्रक्रिया है, हमारी विसरण प्रक्रिया। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब विभेदक वर्णात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। अगर जल का, यहाँ पे परासरण किसे कहते हैं, जब जल का विसरण जब जल के अणुओं की गति विभेदक वर्णात्मक परागम्य झिल्ली के द्वारा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थ की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। प्लाज्मा झिल्ली में जो जल की गति है वो किससे प्रभावित होती है, पदार्थों के कारण भी प्रभावित होती हैं। इस प्रकार परासरण की क्रिया में जल का नेट विसरण एक विभेदक वर्णात्मक परागम्य झिल्ली के द्वारा उच्च विलयन सांद्रता की ओर होता है। इस क्या होता है फिर, उच्च सांद्रता की ओर होता है। यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा। यदि हम किसी जंतु कोशिका फिर पादप कोशिका को उसमें रखें नमक के विलयन, शक्कर के विलयन में, तो क्या होगा, निम्नलिखित 3 घटनाओं में से एक घटना हो सकती है। तो क्या क्या हो सकता है, यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम में अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा हो,
में रखा गया हो तो जल प्राशन विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प प्राशनिदाबी विलयन कहते हैं। यहाँ पे एक और डेफिनेशन आ गई, यदि क्या होगा, जल प्राशन विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाए तो ऐसे विलयन को अल्प प्राशनी विलयन कहते हैं। यहाँ से बनी, यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम में रखा गया हो, एक मिनट, इसकी डेफिनेशन कहाँ से बनेगी, यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम में रखा गया हो तो जल प्राशन विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाता है, ऐसे विलयन को अल्प प्राशनिदाब विलयन कहते हैं। तो तनु विलयन क्या होता है, तनु विलयन होता है जिसमें क्या होती है हमारी, जिसमें जल, यहाँ पे जल होगा, ये हम एक गिलास हो गया, जैसे एक बर्तन हो गया कोई भी, इसमें क्या है हमारा, इसमें हमारा जल है, ठीक है ना, और जल के साथ साथ इसमें शक्कर या फिर नमक गिर दिया जाए, और जो जल है वो ज़्यादा होगा और शक्कर या फिर नमक वो कम होगी, तो क्या होगा, तो जल ज़्यादा होगा तो जल क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो जल क्या होगा, प्राशन विधि द्वारा जल क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ऐसी विधि को हम क्या कहते हैं, अल्प प्राशनिदाबी विलयन कहते हैं, क्योंकि इसमें जल बाहर निकला और जो शक्कर वक्कर थी वे नहीं निकली। जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जल के अणु दोनों कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका शरीर के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होती है। तो कोशिका के अंदर जो जल आएगा उसकी मात्रा और कोशिका के अंदर जो जल आएगा उसकी मात्रा और कोशिका के बाहर जो जल जाएगा उसकी मात्रा से अधिक होती है। तो अंदर जाने वाला कौन सा होगा, अंदर जाने वाला ज़्यादा होगा और बाहर आने वाला कम होगा जल, ठीक है ना। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया, इससे कोशिका फूलने लगेगी। जैसे ही कोशिका के अंदर जल गया तो कोशिका फूलने लगेगी, और बाहर आएगा तो कम जल बाहर आएगा तो कोशिका फूली, लेकिन कम बाहर आया ना तो थोड़ी सी बहुत सिकुड़ जाएगी, ठीक है ना। यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समप्राशनी विलयन कहते हैं। यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए, कोशिका को अगर हमने सेल को ऐसे माध्यम में रख दिया जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर, तो बाहर की सांद्रता और अंदर की सांद्रता दोनों क्या होगी, बराबर होगी। तो क्या होगा, जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी ना, क्योंकि दोनों की सांद्रता बराबर है, ना अब अंदर जाएगा और ना ही बाहर आएगा। तो ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं, समप्राशनी विलयन कहते हैं, क्योंकि इसमें ना अंदर जा रहा और ना ही बाहर जा रहा है। जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई उतनी बाहर आ जाती है। इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं होती हुई, इसलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ना अंदर गया ना बाहर गया, इसलिए कोशिका के माप में क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर घोल से अधिक सांद्र है तो जल प्राशन द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति प्राशनिदाबी विलयन कहते हैं। तो इसमें क्या कहना चाह रहा, यदि कोई हम यहाँ सेल है, सेल में जहाँ क्या होगा, ज़्यादा पानी होगा, ठीक है ना, और तो क्या होगा, वो पानी जो होगा वो बाहर निकलेगा, क्योंकि बाहर पानी कम है और अंदर हो गया पानी ज़्यादा, तो पानी जहाँ सांद्रता कम होगी उच्च सांद्रता निम्न सांद्रता की ओर गति करेगा, तो सेल से बाहर निकलेगा पानी, तो उसके क्या बोलते हैं हम, अति प्राशनिदाबी विलयन कहते हैं। यदि कोशिका के बाहर वाले विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है, बाहर वाला विलयन क्या होगा, अंदर वाले से ज़्यादा सांद्र है, तो क्या होगा, कोशिका से जल बाहर आएगा, ठीक है ना, तो वो फिर क्या होगा, उसे क्या बोलते हैं, अति प्राशनिदाबी विलयन कहते हैं। पुनः जल कोशिका
झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आएगा और कम जल अंदर जाएगा, इसलिए कोशिका सिकुड़ जाएगी। प्राशरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णनात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। आओ निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। तो यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है, इस क्रियाकलाप को करेंगे और इस क्रियाकलाप को करने के बाद देखेंगे कि क्या होता है। तो इस क्रियाकलाप को हम पढ़ेंगे कल। और हाँ, जो ये फर्स्ट हेडिंग है यहाँ पे, पहले क्या है हमारा अल्पप्राशरणित अभिविलयन, फिर है हमारा संप्राशरणित अभिविलयन और उसके बाद क्या है हमारा अतिप्राशरणित अभिविलयन। ये तीनों क्या है इम्पोर्टेंट हेडिंग है, तो इन्हें एक बार दोबारा से और रिवाइज कर लेना, वीडियो को दोबारा से देख लेना, रिवाइज कर लेना। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, एक सब्सक्राइब दीजिए, ठीक है ना। ठीक है, तो हम कल मिलते हैं इसी यहीं पे इसी लेक्चर के साथ में, सेल्स के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।